पावला ग्राम में भ्रष्टाचार के खिलाफ फूटा जनता का आक्रोश, कलेक्टर और आला अधिकारियों का घेराव। भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग का समापन, कार्यकर्ताओं को मिला संगठन और सुशासन का मंत्र। रांची शराब दुकान शिफ्टिंग का मामला गरमाया, क्षेत्रवासियों ने सहायक आबकारी आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पुणे पोस्ट हिट एंड रन कांड के 2 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार, जबलपुर में रो पड़े अश्विनी के माता पिता। बरगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पावला में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का भारी आक्रोश सामने आया। क्षेत्र के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार की टीम को उस समय ग्रामीणों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा, जब त्रस्त जनता ने मौके पर ही तीनों आला अधिकारियों की गाड़ियों को रोककर उनका घेराव कर दिया। स्थिति ये थी कि भीषण गर्मी के बावजूद गांव की सड़कों पर कीचड़ और गंदा पानी फैला हुआ था, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां भी लथपथ हो गई, जिसे देख अधिकारी खुद हैरान रह गए। घेराव के दौरान ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरपंच कमलेश पटेल, सचिव दीकूलाल झारिया, सहायक सचिव रेवाराम साहू और पूर्व मंडल अध्यक्ष उमंग गुमास्ता की आपसी साठगांठ से गांव का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। जनता का कहना है कि नेताओं और पंचायत प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं की राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर उसे कागजों पर ही ठिकाने लगा दिया गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय वित्तीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। न्यू पनागर बाईपास स्थित एक होटल में आयोजित भाजपा जबलपुर महानगर के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का भव्य समापन हुआ। समापन सत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने जिज्ञासा एवं समाधान विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सदृढ़ बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुकूल हो या प्रतिकूल, हर परिस्थिति में कार्यकर्ताओं को अध्ययनशील और मजबूत बने रहना चाहिए। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को पिछड़ेपन से निकालकर विकास की नई ऊंचाइयां दी हैं, जिसके चलते प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 11.14% तक पहुंच चुकी है। कार्यक्रम को विनोद गोंटिया और अखिलेश जैन ने भी संबोधित किया। इस जिला प्रशिक्षण वर्ग में सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, विधायक गण और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रांची बड़ा पत्थर 2 की शराब दुकान को जेडीए मार्केट में शिफ्ट किए जाने का विरोध अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेस के बैनर तले कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद आज रांची क्षेत्र के नागरिकों ने सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे से मुलाकात की और एक शिकायती ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने सहायक आबकारी आयुक्त के सामने आबकारी नियमों का हवाला देते हुए दुकान को तत्काल किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की पुरजोर मांग की। नागरिकों ने आबकारी विभाग को बताया कि बड़ा पत्थर तिराहा क्षेत्र एक प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां मंदिर स्थित है और वर्ष भर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसे पवित्र और व्यस्त क्षेत्र के समीप शराब दुकान खुलने से न केवल वहां का सामाजिक माहौल खराब होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा पर भी बुरा असर पड़ेगा। स्थानीय निवासियों ने इसे शिफ्टिंग प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि इस जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लिया गया तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज रांची क्षेत्र से बड़ा पत्थर के निवासी जनप्रतिनिधि एवं कुछ एडवोकेट आए थे, जिनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि वहाँ पर शराब दुकान चल रही है, जहाँ पर पार्क है, मंदिर है एवं वहाँ से दुर्गा जी की प्रतिमा उठती हैं एवं गणेश जी का विसर्जन होता है। इस प्रकार उस दुकान के संबंध में जनप्रतिनिधि रहवासियों द्वारा आपत्ति ली गई। विभाग द्वारा संज्ञान में लिया गया। दुकान के संबंध में जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की। पुणे के बहुचर्चित पॉश कार हिट एंड रन केस के 2 साल बीत जाने के बाद भी मृतका अश्विनी कोष्टा के परिवार के जख्म अब भी हरे हैं। 18-19 मई 2024 की दरमियानी रात पुणे की सड़क पर शराब के नशे में धुत एक रईस जादे नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पॉश कार से जबलपुर की होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा और उनके साथी को रौंद दिया था। इस दर्दनाक हादसे में अपनी जवान बेटी को खोने वाले जबलपुर निवासी पिता सुरेश कोष्टा और मां ममता कोष्टा आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। बेटी का जिक्र आते ही मां के आंसू झलक पड़ते हैं।
उन्होंने रूंधे गले से कहा कि आज अगर अश्विनी जिंदा होती तो न जाने हमें कितनी खुशियां देती। पीड़ित परिवार ने न्याय व्यवस्था पर गहरा दुख जताते हुए आरोप लगाया कि 2 साल बाद भी मामले में न तो कोई ठोस फैसला आया और न ही गुनाहगारों को सजा मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई न होने से दुखी मां ममता कोष्टा ने कहा कि अगर नाबालिग होने का हवाला देकर अपराधियों को ऐसे ही जमानत मिलती रही तो समाज में अपराध और बढ़ेंगे। उन्होंने विदेशों की न्याय प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसे जघन्य मामलों में तुरंत इंसाफ मिलता है, लेकिन यहाँ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार का कहना है कि वे हर दिन अपनी बेटी की याद में जीते जी मर रहे हैं और जब तक आरोपियों को उनके किए की सख्त सजा नहीं मिल जाती तब तक उन्हें कानून पर विश्वास नहीं होगा। अब जहां तक मैं अपने केस के बारे में पता करता हूं तो पता ये चलता है कि कहीं जज महोदय छुट्टी पर हैं, कहीं जज का ट्रांसफर हो गया है, तो किसी न किसी तरीके से जो न्याय तो अभी तक मिल नहीं पाया है। अभी तो चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा चार्जशीट समय पर लगभग समय पर तो नहीं थी, लगभग समय पर फाइल कर दी गई थी और उनके द्वारा कुछ ना कुछ इस प्रकार की अड़ंगेबाजी करके उस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसके पश्चात अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राय सभी को जमानत दे ही दी है, तो वो आजाद से अपना घूम रहे हैं। हमें यहाँ पर न जाने किस गुनाह की। जबलपुर में आज ऑनलाइन फार्मेसी कानून के विरोध में दवा दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूरे शहर में दवा दुकानें पूरी तरह बंद रही। व्यापारियों का साफ कहना है कि सरकार ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देकर उनके पेट पर लात मार रही है। अपनी मांगों को लेकर नाराज व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस नए कानून को वापस लेने की मांग की। जबलपुर की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सरकार के एक फैसले से दवा व्यापारियों में कितना भारी आक्रोश है। सड़कों पर उतरे वो लोग हैं जिनकी दुकानों के शटर आज पूरी तरह से गिरे हुए हैं। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज शहर की तमाम छोटी बड़ी दवा दुकानों को बंद रखा गया और सरकार के ऑनलाइन फार्मेसी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दवा व्यवसायियों का आरोप है कि सरकार जिस तरह से ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के लिए नया कानून ला रही है वह सीधे तौर पर उनके रोजगार को खत्म कर देगा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बुधवार को अचानक पनागर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों, विशेषकर सीमांकन और बंटवारों से संबंधित फाइलों की बारीकी से समीक्षा की। शासन के निर्देशों के अनुसार राजस्व प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान कुछ गंभीर कमियां और लापरवाही सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने पाया कि एक विशेष कोर्ट में पटवारी प्रतिवेदन को अनावश्यक रूप से लंबे समय से लंबित रखा जा रहा था। इस तरह की हवाली को गंभीरता से लेते उन्होंने एक विशेष जांच दल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने के निर्देश दिए, जो सभी लंबित राजस्व मामलों का विस्तृत निरीक्षण करेगी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि काम में देरी और लापरवाही बरतने वाले पटवारियों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता को सहूलियत हो सके। जो भी अपना राजस्व प्रकरण है उनका समय सीमा में निराकरण हो, इसको लेके शासन का भी निर्देश है और वो उसमें कुछ लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसी के आधार पे निरीक्षण किया गया, कुछ कमियां पाई गई हैं तो एक जांच दल बना के विस्तृत निरीक्षण भी किया जाएगा सभी प्रकरणों का, जो सीमांकन है, बंटवारा है। तो ये पाया गया है एक पर्टिकुलर कोर्ट का किया गया है, उसमें जो पटवारी प्रतिवेदन है वो भी अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है विलम्ब से, उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। शहर में संचालित संजीवनी क्लिनिक की मनमानी और लचर कार्य प्रणाली को लेकर महाकौशल विधि छात्र संघ ने गंभीर सवाल उठाए। संघ के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं और बच्चों को त्वरित इलाज देने के उद्देश्य से शुरू की गई संजीवनी क्लिनिक समय पर नहीं खुल रही है और निर्धारित समय से कई घंटों पहले ही बंद कर दी जाती है, जिससे आम मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डों में स्थित इन क्लिनिकों की बदहाली
बहाली का उदाहरण देते हुए संघ ने बताया कि छोटा फुहारा स्थित संजीवनी क्लिनिक सुबह देरी से खुलती है और शाम 5 बजे तक संचालित होने के बजाय दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ही बंद कर दी जाती है। विधि छात्र संघ ने दावा किया कि उनके पास इस लापरवाही के पुख्ता प्रमाण जीपीएस कैमरे में रिकॉर्ड है, जिन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंप दिया गया है। छात्र संगठन ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट की शरण लेंगे। आज महाकौशल विधि छात्र संघ द्वारा विक्टोरिया अस्पताल में जो संजीवनी क्लिनिक की सुविधा मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त की गई है, उस पर बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। जितने सारे क्लिनिक, अभी जैसे गिनती में बताया गया कि वहां पर 30 क्लिनिक हमारे शहर में उपलब्ध हैं, 30 में से सिर्फ 3 चालू हैं और बाकी 27 बंद चल रहे हैं। ना तो वहां पर समय पर कोई आ रहा है, ना वहां पर किसी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हर प्रकार की चीजें जो कि जनता के लिए वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। इन स्थितियों को देखते हुए आज हमारे संगठन ने यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है। आने वाले समय पे, क्योंकि अब बारिश इसके बाद गर्मी के बाद शुरू होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, उसके लिए पहले से तैयारी करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर हमने CMHO साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है कि वो यह सारी तैयारियाँ पहले सुनिश्चित कर लें और सारे क्लिनिक को दोबारा से उनकी जाँच करके और उन पर पुनः अपना काम शुरू कर सके और सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह काम करेंगे। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के जागरूक कार्यकर्ता हमारे पास आए थे और उन्होंने संजीवनी क्लिनिक से संबंधित जो उनकी कमियां हैं संजीवनी क्लिनिक की, उसके बारे में CMHO कार्यालय का और मेरा ध्यान आकर्षित किया है। एक तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि भाई हमारी जो सुविधाएं हैं वो जब तक हमारा उनका क्रिटिसाइज नहीं करेगा कोई, तब तक हम अपनी सुविधाओं को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और जो उन्होंने हमारी संजीवनी क्लिनिक में कमियाँ बताई हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और यदि वो खुली नहीं मिलती है, किसी व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसको पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की संजीवनी क्लिनिक एक फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और इससे पूरे मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छा स्वास्थ्य देने का जो प्रयास है वो मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। और हमारी इन प्रयासों में यदि कुछ कमियाँ हैं तो ऐसे जागरूक लोग हमारे पास आएंगे, जागरूक युवा आएंगे, तो हम निश्चित रूप से अपनी संजीवनी क्लिनिक का कार्य और अच्छा कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। संजीवनी क्लिनिक मुख्य रूप से महिला एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है। प्रेगनेंसी, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बच्चों का वैक्सीनेशन और सामान्य छोटी मोटी बुखार, सर्दी, जुकाम, इस तरीके की बीमारियों का इलाज संजीवनी क्लिनिक के स्तर पर किया जाता है और ये जनता की अपनी क्लिनिक होती है। और मैं ये चाहूँगा, हमारा मध्य प्रदेश शासन का यह प्रयास है कि जनता संजीवनी क्लिनिक को अपनी क्लिनिक समझे, अपना अस्पताल समझे और उस पर पूरा भरोसा करे और हम भी उनको बेहतर स्वास्थ्य देने का। मां नर्मदा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ग्वारी घाट में प्रशासन और नाविकों के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद आखिरकार नौका संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया। गौरतलब है कि बरगी क्रूज हादसे के बाद सुरक्षा कारणों के चलते पिछले 20 दिनों से नावों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, जिससे नदी पार के करीब 50 गांवों के ग्रामीणों का आवागमन ठप था और नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। अब प्रशासन ने कुछ सख्त शर्तों के साथ अनुमति दे दी है, जिसके तहत प्रत्येक नाव में केवल 5 से 6 सवारियों को ही बैठाने की इजाजत होगी और सभी के लिए लाइफ जैकेट व सुरक्षा ट्यूब रखना अनिवार्य होगा। इस फैसले पर नाविकों ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि 15 जून से मानसून शुरू होने के बाद काम वैसे ही प्रभावित हो जाता है। ऐसे में बरसात से पहले मिले इन कुछ दिनों में वे अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। नाविकों ने प्रशासन से अपील की है कि किसी हादसे या त्योहार के बाद नावों को पूरी तरह बंद करने के बजाय सुरक्षा व निगरानी को हमेशा चाक चौबंद रखा जाए ताकि रोजगार प्रभावित न हो। साथ ही उन्होंने ग्वारी घाट में गोताखोरों की स्थायी अवस्था न होने की बात उठाते हुए याद दिलाया कि अक्सर डूबते श्रद्धालुओं की जान यही नाविक अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं। नाविकों ने प्रशासन को सभी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का पूरा भरोसा दिलाया। विगत 20 दिनों से नौका संचालन बरगी क्रूज हादसे के बाद बंद था, जिससे कि यहाँ आने जाने वाले जो उस पार 50 गांव लगे हुए हैं और आने जाने वाले जो व्यापारिक लोग भी हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में नाविक हैं, इनकी रोजी रोटी के संदर्भ में बड़ा भारी संकट हो गया था। एक लंबी लड़ाई के बाद और प्रशासनिक बातचीत के बाद आज प्रशासन ने कुछ शर्तों के अनुसार सुरक्षा के हिसाब से जो लाइफ जैकेट हैं, ट्यूब और 5-6 सवारी की संख्या निश्चित करके नौका संचालन चालू किया है। इसके लिए हम प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नाविक लोग हैं इनके लिए एकमात्र साधन नाव ही है। बरसात के कुछ दिन बचे हुए हैं,
कमाई का थोड़ा सा समय बचा हुआ है। ये आज 4 दिन में कुछ कमा लेंगे। अभी 15 जून के बाद बरसात लग जाएगी, इसके बाद फिर धंधा पानी जो रहता है यहाँ का बहुत ही धीमा हो जाता है। और वैसे भी यहाँ ग्वारी घाट में नाविकों की स्थिति इसलिए ख़राब है क्योंकि हर बड़े पर्वों पर नाव का संचालन बंद कर दिया जाता है, जिससे इनकी आवक जो रहती है कम हो जाती है। तो मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूँगा कि किसी घटना के बाद कोई भी चीज़ बंद नहीं होती है, उसकी व्यवस्था जो है ऐसी की जाए, देख रेख ऐसी की जाए, हमेशा हम घटना होने का इंतज़ार ना करें। हमेशा अगर हम इसकी बारीकी से नज़र रखेंगे तो ऐसे हादसे भी बचेंगे। और अगर नावें चलती हैं तो जो नर्मदा तीर्थ में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको ये लोग डूबते हुए भी बचाते हैं। ग्वारी घाट में गोताखोरों की कोई ऐसी परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जो भी लोग डूबते हैं या डूबने लगते हैं तो उनको ये नाव वाले ही बचाते हैं, तो उससे उनकी भी सुरक्षा रहती है। और मैं एक बार पुनः प्रशासन का धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने ये नौका संचालन चालू किया और इस पर बारीकी से नज़र रखें। और हम लोग भी इसके लिए कड़ाई से पूरा पालन करेंगे प्रशासन के निर्देशों का। नर्मदे हर।